दूसरा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जिस समय इंसान सब कुछ सीख रहा था। तो प्रागैतिहासिक काल में लिखने की कला भी नहीं थी, विकसित नहीं हुई थी, लेकिन आदि इतिहास काल में लिखने की कला तो विकसित हुई थी, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था उसे। और इतिहास में लिखा और पढ़ा दोनों जा सकता था। नोट: होमो सेपियंस आज से 30,000 साल पूर्व आया था, 30,000 वर्ष पूर्व आया था। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत लगभग 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष के बीच रहा है। इसे 3 भागों में बांटा गया: आरंभिक, मध्य और उत्तर। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। इसमें मनोरंजन के लिए शिकार होता था। अब मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष के बीच रहा है। मध्य पाषाण काल में ही औजार का विकसित हुआ और उस समय के औजार हड्डी या लकड़ी से बनाई जाती थी। हड्डी या लकड़ी से बनाई जाती थी। और आरी का प्रयोग भी मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। अब हम जानेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर अब तक रहा है। पहिए का आविष्कार इसी में हुआ था। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। नव पाषाण काल में कुत्ता को पालतू बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि सबसे पहले इंसान किस जानवर को पालतू बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। इसी में लोग अस्थायी निवास करने लगे थे। पहले जहाँ मन तहाँ रहते थे, लेकिन नव पाषाण काल में अस्थायी निवास करने लगे, सब अपना घर बनाकर रहने लगे थे। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग हुआ था और उससे बनाई गई औजार कुल्हाड़ी थी। कृषि का आविष्कार 8,000 साल पहले हुआ था। मतलब कृषि जो है होने लगा था 8,000 वर्ष पूर्व में से ही कृषि होना स्टार्ट हो गया था। अनाज उत्पादक स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान है, जो बोलन नदी के तट पर है। कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। ये सिंधु सभ्यता में भी पूछा गया है। कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ। सबसे पहले मानव द्वारा चावल उत्पादन किया गया था। प्रथम साक्ष्य इसका मेहरगढ़ से मिला था। मेहरगढ़ कोल्डे हवा नामक जिला में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। भारत में नव पाषाण काल की शुरुआत लगभग 4000 BC में हुआ था। 4000 BC मतलब दोस्तों पहले के समय जो है उल्टा चलता था। अभी ईस्वी चल रहा है, ईसा पूर्व, और ये BC को हम यीशु मसीह के जन्म से पूर्व का समय कहते हैं। और जहाँ पर BC लिखा रहेगा मतलब अब समझिए ईसा पूर्व, और इसे ईस्वी पढ़ते हैं। आज के समय को ईस्वी में जानते हैं और इसे ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, BC को। पहला शहर मोहनजोदड़ो था। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व का पहला शहर मोहनजोदड़ो था और ये सिंधु सभ्यता में भी पूछा गया है, इसकी चर्चा हुई है। ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती दायमाबाद थी। दायमाबाद ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी। मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिली है। दोस्तों मनुष्य का पहला प्रमाण नर्मदा घाटी सभ्यता से मिली है। प्रजातीय विभाजन रिजले ने की थी। दोस्तों यही है जो जाति विभाजन किया था, ये जाति होगा। जाति का विभाजन रिजले ही ने किया था। अब हम लूसेंट की तीसरी टॉपिक पढ़ेंगे।
सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता या इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत 2400 बीसी से 1700 बीसी तक हुआ था। इसका पता लगाया गया C14 के कारण C14 से। C14 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पौराणिक वस्तुओं का पता लगाया जाता है वो कितनी साल पुराना है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। C14 का खोज B.F. लीवी 1946 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसकी घोषणा सर जॉन मार्शल ने की थी 1924 में। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। पश्चिम में सूतकांगेडोर, पूर्व में आलमगीरपुर और उत्तर में मादा और दक्षिण में दाइमाबाद। प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा एवं कालीबंगन, ये सभी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर हैं। पहली साइट मिली थी इसकी धोलावीरा और ये 1921 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। 1921 में नहीं, 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। सर्वाधिक स्थल इसका गुजरात में मिला था। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत में सबसे बड़ा स्थल जो मिला है वो राखीगढ़ी था और वह घग्गर नदी के किनारे था। प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोता सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाहें थीं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट कालीबंगन से मिला था। सबसे बड़ा स्नानागार और अन्नागार ये दोनों याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से मिला था। स्नान कुंड का लंबाई लगभग 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर ऊंचा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से मिला था। याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें हम सभी VVI क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं जो कि पूछा गया और पूछा जा सकता है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में। उसके बाद हम तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था और उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा की मूर्ति मिली थी। मनके बनाने का कारखाना, ये दोस्तों याद रखिएगा, मनके बनाने का कारखाना लोथल और चुहंदड़ो से मिला था। इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता में एक ऐसी लिपि थी जो भाव चित्रात्मक थी, मतलब उसे तो लिखा जा सकता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि आज हम मान लीजिए देवता लिखते हैं, देवता को हम एक संकेत से कुछ भी इस तरह से अंकित कर देते हैं, क्या इसे कोई पढ़ सकता है? नहीं। इसी तरह का लिपि उस समय का था। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसकी लिपि उल्टा थी, ये इधर से लिखी जाती थी और हम सब किधर से लिखते हैं? इधर से। राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं और इसमें राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता था। लेखन कला विकसित हुई थी सबसे पहले सुमेरियन की सभ्यता में। ये याद रखिएगा दोस्तों, सुमेरिया की सभ्यता में लेखन कला का विकास हुआ था। घरों तथा नगरों के विकास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ये याद रखिएगा दोस्तों। घरों के दरवाजे और खिड़की घर के पीछे खुलता था। ये याद रखिएगा दोस्तों, घर की खिड़की और दरवाजे पीछे की ओर खुलता था ताकि मतलब रोड के सामने खुलता था तो ऐसा भी हो सकता था कि कोई अगर घर से निकला और उधर से वाहन आ गया तो उड़ा देता था, लेकिन पीछे की ओर खुलता था इसलिए सभी सुरक्षित रहते थे। केवल लोथल में सड़क
की ओर खुलती थी। लोथल में बहुत सारे बंदरगाह थे, इसलिए वहाँ ट्रांसपोर्ट रहता और सामान वामान का होता था लेन देन, इसलिए उधर आगे की ओर खुलता था दरवाज़ा। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, जैसे आज हम चीनी का उपयोग करते हैं उसी तरह वो शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल बनावली से रायपुर एवं लोथल से चावल के दाने, मिट्टी से बने हल बनावली से मिली थी और रायपुर एवं लोथल से चावल के दाने। सुतकोत्ता कालीबंगन एवं लोथल से घोड़े की अस्थि मिली थी। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी, ये याद रखिएगा दोस्तों, तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। और ये काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। घोड़े की अस्थि कहाँ से मिली थी? कालीबंगन एवं लोथल से, और सुतकोत्ता से भी मिली थी। अस्थि मिली थी लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला था, तो इस क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन से जानवर का साक्ष्य नहीं मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग होता था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा भी करते थे। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा की देन है, याद रखिएगा दोस्तों, यह स्वास्तिक चिन्ह ये हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। कुंवड़ वाला सांड की पूजा करते थे। कुंवड़ वाला जो सांड था उसकी भी पूजा करते थे ये लोग। यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, इसमें माता की प्रधानता होती है। जैसे आज के समय पिता के नाम से जानते हैं ना, हम सबको बोलते हैं कि किसका पुत्र है तो बोलते पिता, लेकिन उस समय माता के नाम से जाना जाता था। उस समय किसी को पूछता था तुम्हारी माता कौन है। वस्त्र सूती एवं ऊनी का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना और चौपाड़ एवं पासा खेलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन रखते थे। यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति थी। सेवा के शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। आग में पके मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, ये याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन। विनाश का कारण बाढ़ था। इस सभ्यता में विनाश का कारण बाढ़ था। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हड़प्पा से मिला है, ये याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है।